हेलो बच्चों। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना, आज हम पहले NSCGS होता था, अब IOQGS हो गया इसका नाम, है ना। इसके फिजिक्स के सॉल्यूशन देने वाले हैं हम आज मैं पार्ट 1 का सॉल्यूशन जो पेपर 1 है उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। पेपर 2 के सॉल्यूशन हम लोग कल प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम एक वीडियो इसके एनालिसिस पर भी कर लेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और कितना आपका स्कोर है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बस स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगर हम इसको पढ़ें, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने में, है ना, इस ओलंपियाड्स वगैरह में एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, बट अगर आप अच्छे से पढ़ें उसको तो बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, है ना। देखो क्या बोल रहा हूँ, द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, है ना, बेसिकली वो ईयर ड्रम की बात कर रहा है, is a very delicate component of human ear. Typically its diameter is 1 centimeter. बहुत बढ़िया। तो हमें सर्कुलर उसको मानना है। The maximum force the ear can withstand is 2.5 Newton. In case a diver has to enter sea water of density, हमें sea water की density given है, without any protective gear, the maximum safe depth for the diver to go into water is a very simple and straightforward question. आप सिंपली एक बात बताओ, जो एयर ड्रम है वो मैक्सिमम इतना फोर्स बियर कर सकता है, तो हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना प्रेशर बियर कर सकता है ना। प्रेशर इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, हमें देखो रेडियस गिवन है, अब फोर्स गिवन है, तो हमें प्रेशर नोन है। फोर्स इज गिवन टू बी 2.5 न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर है वो, तो दैट वुड बी पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, आर हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1/2 सेंटीमीटर रेडियस, और हमें मीटर में लिखना है तो इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर विच द एयर ड्रम कैन बियर। अब डाइवर सी के अंदर जा रहा है जब, है ना, तो देखो हमें पता है कि वाटर में डेप्थ के साथ लिक्विड में प्रेशर बढ़ता है, तो मान लेते हैं एच डेप्थ पे जाके ये प्रेशर इसके बराबर हो गया, तो जब ये रो जी एच, हमें पता है ये बात, है ना, उसकी सरफेस से जो लिक्विड के कारण जो प्रेशर है दैट इज रो जी एच। हमें एच कैलकुलेट करना है, हमें रो गिवन है ना। आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2.5 ऊपर है ना, ये 4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आ गया हमारे पास पाई इंटू 10⁻⁻4 इंटू, और यहां से हमें रो इंटू जी से डिवाइड करना है। रो की वैल्यू हमें गिवन है 1.05 इंटू 10⁻3 इंटू जी को हम 10 ले रहे हैं, ये आपको इनिशियली दिया हुआ है। आप इसको सिंप्लीफाई करो, इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पर आप देखोगे 10⁻4 10⁻⁻4, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ये 2.5 इंटू 4 ये 10 हो गया, और आपको पता होगा 10 इज रफली इक्वल टू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग इसके बराबर होती है, तो इसको मैं पाई स्क्वायर लिख सकता हूं, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वुड बी, है ना, लगभग बराबर लिख रहा हूं मैं, पाई डिवाइडेड बाई 1.05। अब आप एक चीज देखो, पाई जो है वो लगभग इसके 3 टाइम्स बड़ा है, 3.14, तो दिस कम्स आउट टू बी 3। ये एग्जैक्ट 3 नहीं आ रहा है, ये आसपास आ रहा है, क्योंकि मैंने 10 को पाई स्क्वायर के बराबर लिख दिया है ना, तो आप समझ जाओगे दिस इज 3 मीटर। वेरी सिंपल, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट हमारे पास, है ना, फिर से कहानी लिखी हुई है न्यूट्रॉन स्टार की। पहले तो, है ना, है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आप समझना बात। ग्रेविटेशनल कोलैप्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। दिस ड्रॉज द मैटर इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। A neutron star is an example of the collapsed core of a giant star. ठीक है, ये तो पूरी कहानी है न्यूट्रॉन स्टार की। A certain neutron star of radius 10 km is of mass 1.5 MO. अब यहाँ पर जो MO है ना, आपको देखो पेपर के स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो न्यूट्रॉन स्टार की हमें वैल्यू गिवन है, वो इनिशियली हमें दे रखी है, which is given to be 2 into 10⁻30। आप पेपर की शुरुआत में देखोगे तो ये वैल्यू गिवन है हमें m0, सोलर कांस्टेंट जिसको बोला गया है ना, solar mass constant. The acceleration due to gravity on the surface of the neutron star would be, हम of course इसको spherical मानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अर्थ की सरफेस, अगर अर्थ कोई भी प्लेनेट हो, अगर उसका मास m है और रेडियस r है, तो उसके सरफेस पर
जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा दैट वुड बी इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ना। ग्रेविटेशन में हमने देखा है स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन भी बोलते हैं इसको। अब हमें न्यूट्रॉन स्टार की बात करनी है, उसकी सरफेस पे इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो जो कैपिटल जी है वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम है हर जगह, विच इज नथिंग बट 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ये हमें गिवन है ना, इंटू एम। अब जो हमारे पास एम है उसका मास है 1.5 एम नॉट, 1.5 इंटू एम नॉट इज गिवन टू बी 2 इंटू 10 पावर 30 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी गिवन है हमें 10 किलोमीटर, दैट इज 10 इंटू 1 किलोमीटर इज 10 पावर 3 मीटर, और इसका भी हमें क्या कर देना है स्क्वायर। बहुत ही इजी कैलकुलेशंस है, इजीली ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, है ना। देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, है ना, 2 इंटू 10 पावर 12, है ना, 2 इंटू 10 पावर 12। देख लो आप इसको कैलकुलेट करके। आई होप, है ना, 2 इंटू 10 पावर 12, ऑफ कोर्स यूनिट वुड बी मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। देखिए इसका जो पेपर 1 है उसमें आपको बेसिक्स ही चेक किए जाएंगे क्वेश्चंस की, है ना, लैंग्वेज बड़ी बड़ी कहानी लिखी हुई है, आपको कंप्रहेंड करना आना चाहिए क्वेश्चन को, और जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं अगर वो क्लियर है तो आप इजीली उनको रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन सिंपल लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। टू इल्यूमिनेटेड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स O1 and O2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर along the principal axis of a thin convex lens। बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स लेंस की हमें फोकल लेंथ भी गिवन है, दैट इज 9 सेंटीमीटर, such that images of both the objects are formed at a same position, then the respective distances of the lens from O1 and O2 are। अब देखो ये बहुत ही सिंपल एक लेंस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को बस समझ लो अच्छे से, है ना। हमारे पास एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब हम लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये जो दो ऑब्जेक्ट है इन दोनों की पोजीशन कहां पर है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि मान लेते हैं यहां पर O1 है और मान लेते हैं यहां कहीं O2 है। उसने बोला है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, मैंने अपोजिट साइड में मान लिया क्योंकि लेंस के लिए हमें पता है सेम पोजीशन पे तभी बनेगा जब ये अपोजिट साइड में होंगे। मान लेते हैं ये जो O2 ऑब्जेक्ट है ना इसकी लेंस से डिस्टेंस है x, तो O1 की लेंस से डिस्टेंस जो होगी दैट वुड बी 24 माइनस x। अच्छा ये बात आपको लेंस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन वाली, वहां से क्लियर हो जाएगा। हमें क्या बोला गया है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो सेम पोजीशन पे बननी चाहिए। अब जैसे अगर मैं O2 की बात करूं, मान लेते हैं O2 की इमेज यहां पर बनी I2, तो जो O1 है उसकी इमेज भी यहीं पर बननी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप याद करो जब भी हम लेंस की बात करते हैं या कॉन्केव मिरर में देखो आप, अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज अलग अलग होती थी, तो डिपेंड करता है ना कि फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो अलग जगह बनेगा, है ना, 2f और f के बीच में तो अलग बनता है। आपको पता है ये पॉसिबल है, बस हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है इसकी लेंस से डिस्टेंस है x और इसकी जो इमेज है वो यहां पर बनी है, मुझे नहीं पता कितनी, मान लेते हैं ये v डिस्टेंस पे बनी भाई, है ना, या तो मैं देखो ये तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, देखना फर्स्ट कंडीशन वहां से मैं लिख सकता हूं 1/v माइनस 1/u, u क्या है माइनस x लिखेंगे हम लोग, इक्वल्स टू 1/f दैट इज 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए देखूं, इस लेंस के लिए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस लेंस में यहां बन रही है ना, इस इमेज की डिस्टेंस लेंस से कितनी है भाई v, तो देखो इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे हम इक्वेशन, अगेन 1/, देखो जब ऑब्जेक्ट लेंस के इधर साइड है ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है बट इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, क्योंकि लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हम जो डिस्टेंसेस है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो मैंने x को नेगेटिव लिखा है और, है ना, u को मैंने नेगेटिव लिखा है और v को मैंने पॉजिटिव लिखा है, बट जब ऑब्जेक्ट इधर होगी तो देखो यहां से लेकर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव और इमेज भी इधर ही बन रही है, सेम डायरेक्शन में u और v का सेम साइन है, तो दोनों ही क्या रहने वाले हैं नेगेटिव। 1/-v माइनस 1/ माइनस ऑफ 24 माइनस x इक्वल्स टू 1/, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहां से बना हमारे पास 1/x प्लस 1/,
24 माइनस एक्स इक्वल्स टू, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 2/9। आप समझना बढ़िया से। अब सिंपल एक्स में क्वाड्रेटिक हो गई है तो, है ना। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको x की दो वैल्यूज, x में जो क्वाड्रेटिक है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 24x, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इज 0। यहां से आप x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, है ना, 16 और 8, सॉरी 18 और 6, है ना। ये इसके दो फैक्टर, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर डी, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर अच्छी बात, समझने वाली बात ये थी कि अगर लेंस की दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम जगह पर बना रहा है ना, तो देखो एक अगर हमने इधर माना है तो दूसरी को इधर होना पड़ेगा। आप समझना इस बात को, है ना। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था हमारे पास। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स फॉर अ गिवन पोजीशन ऑफ लेंस, लेंस की पोजीशन हमने फिक्स कर रखी। अगला सिंपल न्यूक्लियर फिजन का क्वेश्चन है ना। अगेन इसमें पूरी कहानी लिखी होगी, सिंपल कैलकुलेशंस है। अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज वर्किंग एट 30% एफिशिएंसी। देखो इसका मतलब भी समझा दिया गया। एफिशिएंसी का मतलब है दैट इज कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। हमारे लिए यूजफुल तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है भाई, बहुत बढ़िया। इन दिस रिएक्टर 92U235, है ना, यूरेनियम की बात कर रहा है। न्यूक्लियस अंडरगोज फिजन एंड रिलीजेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर एटम, जो कि यूजुअल बात है। हमें वैसे भी यूजुअली ये बात पता रहती है कि पर एटम के डिसइंटीग्रेशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है भाई। इफ 1000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज obtained in this reactor, then number of atoms disintegrated per second in the reactor would be very nice। अच्छा एक बात बताओ, हमें पावर आउटपुट कितना मिल रहा है हमें? 1000 किलोवाट। किलो मींस 10 पावर 3, है ना। वाट इज बेसिकली जूल पर सेकेंड। तो पर सेकेंड हमें इतनी एनर्जी मिल रही है भाई। ऑफ कोर्स ऑल दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स। अब एक बात बताओ, हमें बताना है कि पर सेकेंड कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। मान लेते हैं n एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, बट जितने एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उनके डिसइंटीग्रेशन से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उसका केवल 30% ही इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम पहले तो 30% लेंगे भाई, जो भी टोटल एनर्जी होगी 30% ऑफ टोटल एनर्जी। मान लेते हैं n एटम अगर डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं और एक एटम के डिसइंटीग्रेट होने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इज 10 पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.6 into 10 पावर माइनस 19 जूल। क्वेश्चन इज डन, आपका सॉल्व हो गया है ना। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये 1000 10 पावर 6 हो गया ये टोटल, ये 10 पावर 6 से 10 पावर 6 कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, है ना। तो हमारे पास जो n बचा है दैट वुड बी, है ना, जूल से जूल कैंसिल हो गया दोनों साइड, तो पर सेकेंड ही चाहिए था हमें। ठीक है, डायरेक्ट आप n की वैल्यू निकाल लो। ये 10 पावर माइनस 19 है तो वहां ये प्लस 19 बन जाएगा, ऊपर जाएगा जब, है ना, अपॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 30 इंटू 60, है ना। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 60, है ना। मैंने एक उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया भाई। नाउ इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन, है ना। इनफैक्ट आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 1.04 इंटू 10 पावर 17। एकदम क्लियर? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ऑफ कोर्स देखो आप अभी 9th-10th क्लास में आपने पढ़ा है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं अच्छे से, आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो चीजों को कैसे में रिलेट करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई आप, है ना। अगेन सिंपल क्वेश्चन है ना। बेसिकली जो न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करते हुए, यहाँ पर आई होप आपको डायग्राम दिख रहा हो, है ना। क्वेश्चन पढ़ लेना, दो ब्लॉक हैं ए और बी। अच्छा दोनों के हमें मास गिवन है, दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेस में कांटेक्ट में रखे हुए हैं भाई। अब दोनों पे बोला 90 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं पहला केस ले रहा हूं। चलो मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूं। ये है हमारे पास ब्लॉक ए है ना। मास देखो कितना कितना गिवन है। ब्लॉक ए का जो मास है दैट इज गिवन टू बी कितना
अच्छा, मास ऑफ ब्लॉक ए इज 20 kg और जो ब्लॉक बी है उसका मास है 10 kg। तो देखो ये सिचुएशन 1 है हमारे पास, है ना। इसमें हम ब्लॉक ए पे फोर्स लगा रहे हैं 90 न्यूटन। तो आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में, ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है। अच्छा, हमें पता है कि बेसिक कंस्टेंट दोनों साथ साथ ही आगे चलेंगे। अगर दोनों साथ साथ आगे चलेंगे तो दोनों का जो कॉमन एक्सेलरेशन है ए, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों को मैं एक सिंगल सिस्टम मानूंगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना, फॉर अ गिवन सिस्टम एक्सेलरेशन इज टोटल नेट फोर्स, है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन मिल गया मुझे। अब मैं देखो ए जितना बी पे लगा रहा होगा एग्जैक्ट उतना ही बी भी ए पर लगाएगा। तो बी पर तो एकमात्र फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। तो मैं बी का अगर अकेला फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो बी पे ए के कारण जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज एन, और हमें पता है कि बी का एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस केस में दैट वुड बी m इंटू ए दैट इज 30 न्यूटन। तो केस 1 में इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन बी ए पर भी लगा रहा होगा दैट इज 30 न्यूटन। है कोई ऐसा ऑप्शन? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक ए ऑन बी इज 30 न्यूटन इन सिचुएशन 1। बिल्कुल सही बात लग रही है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक बी ऑन ए इज 60 न्यूटन। अच्छा, सिचुएशन 2 डिफरेंट है। सिचुएशन 2 में क्या बोल रहा है कि वापस से, है ना, बी तो यही है, ए भी है। अगेन अभी भी दोनों के दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन तो अभी भी 3 रहने वाला है। अच्छा, मैं इन दोनों में से किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं प्रेफरेबली ए का बनाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ए पर एकमात्र फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ए का एक्सेलरेशन है 3, तो ए के लिए हो जाएगा, ए का मास कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन है 3 दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो ऑप्शन बी में ही शायद यही बात है। तो सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर एक सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए आप। इन द एडजॉइनिंग सर्किट आर इज 5 ओम। ठीक है, हर सारे रेजिस्टेंस हमें ये वाले आर दे रखे हैं, यहाँ पर आर एक्स है। जो बैटरी है दैट इज गिवन टू बी 18 वोल्ट। इट इज डिजायर्ड दैट द वोल्टेज अक्रॉस आर एक्स शुड बी 6 वोल्ट। अब ये बात ध्यान देना, ये जो आर एक्स है इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज कितना चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ आर एक्स शुड बी। तो एक काम करते हैं, पहले ये सारे रेजिस्टेंस 5 है, तो इन सबको मैं सिंप्लीफाई करके एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं। अब वो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये दोनों पैरेलल में 5 और 5 दैट वुड बी 5/2। ये फिर इस 5 के साथ सीरीज में, तो 5 प्लस 5/2 दैट इज 7.5, है ना। और 5 प्लस 5/2 इसको चाहो तो आप फ्रैक्शन में लिख दो, या आप इसको लिख सकते थे 15/2। इसको क्या लिख सकते थे आप, टोटल 15/2। ये है 5 और 15/2 का जो नेट रिजल्टेंट होगा तो दैट वुड बी 5 प्लस 15/2, तो दैट इज 25/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 3। तो कुल मिला के ऑल दीज रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। उसके साथ आर ये 5 पैरेलल में सीरीज में, तो 3 और 5 8 हो गया। तो दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड जस्ट लाइक दिस। ये आर एक्स है और ये है 8 ओम, और यहां पर जो बैटरी है हमारे पास दैट इज कितना 18 वोल्ट। अब एक चीज सोचना आप ध्यान से, वैसे सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल बात बोल दी उसने बोला है कि आर एक्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना दैट इज गिवन टू बी 6 वोल्ट। अगर इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों के अक्रॉस टोटल 18 के बराबर होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट आ गया। तो हमें ये दोनों सीरीज में, दोनों में करंट सेम होगी, तो हमें करंट मिल जाएगी इस रेजिस्टेंस से, है ना। इसके अक्रॉस अगर 6 है तो इसके अक्रॉस 12 होना पड़ेगा। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ये इन सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है भाई। अब देखो जो करंट की वैल्यू होगी दैट वुड बी, है ना, 12 इज 8i, मतलब 12/8 विच इज इक्वल टू 3/2 एम्पियर। सर्किट में करंट ये मिल गई हमें रेजिस्टेंस पूछा गया, इसके अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस 6, v इज i इंटू आर। i इज 3/2 इंटू आर कितना है हमारे पास, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो Rx comes out to be 4 ohm. Again a very straightforward and simple question, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आप 10th बचपन में 9th 10th में कर चुके होते हैं भाई। चलिए, सिंपल सीरीज पैरेलल और आपका वोल्टेज डिवीजन का कंसेप्ट, आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कैसे हम रिड्यूस करेंगे
और वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, बहुत इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अगेन देखो यहाँ पर है ना, बहुत ही अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इनफैक्ट, और उसका जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन की वो इस तरह से लग रही है कि बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी कहानी लिखी हुई है ना। आप वर्ड बाय वर्ड सुनो, सब कुछ उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर व्हेन कैरिंग करंट आई प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड इट। बहुत बढ़िया भाई। इफ सच अ कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय दिस रिलेशन। देखो वैसे ये फॉर्मूला हमें याद रहता है, बट यहाँ पर याद रखने की भी आवश्यकता नहीं, उसने फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया हमें। यहाँ पर बोल दिया है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 पावर माइनस 7, ये हमें यूजुअली याद भी रहती है। अब सुनो, इज अ कांस्टेंट द फॉलोइंग फिगर शोज सच एन इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना कंडक्टर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पर बोल रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, और जो इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है यहां से लेकर यहां तक है ना, ये इनफाइनाइट मतलब फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, इससे आर डिस्टेंस दूर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसका एक्सप्रेशन हमें गिवन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i डिवाइडेड बाई आर। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो उसने हमें ना b की वैल्यू गिवन है वहां पर, यहां से r डिस्टेंस r भी हमें गिवन है ना, पॉइंट जो s है वहां पर b की वैल्यू ये है, और उसने बोला कि जो उसकी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनफाइनाइट कंडक्टर से दैट इज 1 सेंटीमीटर, देन वी नीड टू कमेंट अबाउट करंट एंड ऑल दिस थिंग्स। सबसे पहले तो यहां से करंट इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट हो गई। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमें दैट इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 इक्वल्स टू ये है 10 पावर माइनस 7, ये हमें गिवन है 2 इंटू आई डिवाइडेड बाई आर इज 1 सेंटीमीटर दैट इज 10 पावर माइनस 2 मीटर। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास 10 पावर माइनस 5, तो है ना आई कम्स आउट टू बी डायरेक्टली 10 पावर माइनस 5 ये वाला 10। आई होप आपको ये दिख गया होगा, सिंपल कैलकुलेशंस है ना। ये 10 पावर माइनस 2 से ये 10 पावर माइनस 5 इसको नीचे ले आओ, 10 एम्पियर बच गया हमारे पास है ना। तो पहला पार्ट तो सिंपली, अच्छा ये मोर देन 1 करेक्ट भी है, आई इज 10 एम्पियर ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ड्यूरिंग टाइम 1 सेकेंड इज इतना ठीक है। अब इस कंडक्टर से कितने करंट कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, देखो ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंडक्टर में जो करंट होती है दैट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं अंदर, और जो करंट है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हमें, तो बेसिकली मैं चार्ज निकाल दूं कितना चार्ज पास करेगा 1 सेकंड में, तो Q जो भी चार्ज पास हुआ होगा दैट वुड बी I इंटू डेल्टा टी, जो भी टाइम इंटरवल I इज डेल्टा Q बाई डेल्टा टी है ना। तो हमें पहले चार्ज मिल गया दैट इज 10 इंटू, और टाइम कितना बोला है उसने, ड्यूरिंग टाइम इज 1 सेकेंड इंटू 1 हो गया, और जो भी चार्ज होगा दैट इज बेसिकली ड्यू टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे चार्ज मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन गए, तो n इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने पे चार्ज कितना हुआ होगा n इंटू ई, n comes out to be 10 divided by e is 1.6 into 10 power minus 19, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है ना, इसकी वैल्यू अभी आप इसको भूल जाओ, 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 6.25 into 10 पावर 18, और इंटू 10 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ करंट आई इज फ्रॉम x2 टू x1। अब डायरेक्शन तो हमें करंट की डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड से पता चलेगी। उसने बोला है कि जो पॉइंट है इस पे मैग्नेटिक फील्ड है ना इट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लीज देखना है। तो एक बात बताओ, अब आपको पता है ना राइट हैंड थंब रूल, ऑब्वियस सी बात है करंट यहाँ पर इधर की ओर होगी, क्योंकि करंट अगर इधर होगी तभी तो सर्कल ऐसे बन रहे होंगे, ये बेसिक आइडिया आपको पता है। आउट ऑफ प्लेन तभी, सॉरी इनटू द प्लेन है ना, तो इनटू द प्लेन होने के लिए करंट को इधर होना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल, ताकि सर्कल ऐसा बन के यहाँ पर इनटू द प्लेन जाए। तो उसने क्या दे रखा, द डायरेक्शन ऑफ करंट आई इज फ्रॉम x2 टू x1, अगेन दिस इज आल्सो करेक्ट। तो इसके ए बी और सी तीनों आंसर सही हो जाएंगे। द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन द डायरेक्शन फ्रॉम x2 टू x1, ये गलत है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही कन्वेंशन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। चलिए भाई
है ना। अगेन सिंपल एंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें बस उसको एनालाइज करना आना चाहिए। ओके, अगेन अ सिंपल कैलकुलेशन करवा रहा है कुछ यहाँ पर। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ एन आयन और अ सब एटॉमिक पार्टिकल टू इट्स मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, है ना। कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है या आयन है, उसके चार्ज और मास के रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। देन द करेक्ट ऑप्शंस आर, अभी आप एक एक करके चेक कर सकते हो। जैसे एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं, चार्ज, है ना, स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट आपको पता है कि चार्ज की जो यूनिट है ना, उसको मैं लिख सकता हूं आई इंटू डेल्टा टी, है ना, अपॉन एम। करंट की यूनिट, अच्छा चार्ज की यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड पर केजी। शायद पहला ऑप्शन यही हमारे पास, तो सो दिस इज करेक्ट। इसी तरह से हम बाकी को भी चेक कर सकते हैं। इफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर आयनाइज्ड, अच्छा हाइड्रोजन के आइसोटोप क्या होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, है ना। सब में नंबर ऑफ दिख रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, आयनाइज कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो भाई Q/M निकालना हमें, आयनाइज है तो सब पे जो चार्ज होगा तो सब पे प्लस ई होगा एक एक इलेक्ट्रॉन हटाने पर, तो चार्ज सब पे सेम है। तो भाई जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए Q/M क्या होगा, मिनिमम। तो क्या बोलना चाह रहा है वो, ट्रिटियम विल हैव लीस्ट स्पेसिफिक चार्ज अमंग देम। ये भी सही बात है, ट्रिटियम मतलब जब हम इसको आयनाइज करेंगे 1s3 को, क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है तीनों। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगला क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना। अच्छा इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे देखना है स्पेसिफिक चार्ज, चलो मैं अल्फा पार्टिकल वाले को पहले कंपेयर कर लेता हूं, प्लीज समझना। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज टू मास रेशियो होगा ना, उसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूं। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है ना, दैट इज ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास क्या है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये बात कैसे पता चली मुझे, तो देखो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ 2He4 एटम। इससे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं 2He4 से, तो हमारे पास जो बचता है, मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस है दैट इज द अल्फा पार्टिकल। तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए मैंने इस पे, तो इसके पास 4 न्यूक्लियन बचे, और सारे न्यूक्लियन के मास को मैं बराबर मानता हूं भाई इन कैलकुलेशंस में। तो 4 मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऑलमोस्ट बराबर मानते हैं, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इन कैलकुलेशन के लिए, इनको बोलते हैं मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, ठीक है। तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, और चार्ज इस पे होगा ट्वाइस, क्योंकि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो +2 ही चार्ज हो जाएगा भाई। तो यह आ जाएगा 1/2 ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ व्हाट, प्रोटॉन। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, प्रोटॉन का आपको चार्ज पता है, प्रोटॉन का मास भी पता है। सिमिलरली स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड पता ही है, इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको पता है ना, 9 पॉइंट। आप कैलकुलेट कर लोगे तो शायद ये भी सही आ जाता है ना। आप देख लेना भाई, इसको वेरीफाई कर लेना, सिंपल कैलकुलेशंस है ना। आपको ये सारे चार्जेस आपको पेपर के स्टार्टिंग में ही गिवन है, वेरी सिंपल। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन को करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज का प्रोटॉन के मास और चार्ज से क्या रिलेशन है। ओके बच्चों, है ना, दिस वाज सो, है ना। तो जो पेपर 2 है उसको हम अगली क्लास में देख लेंगे, है ना। और आई होप कि आप लोगों का ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, आपने एक चीज नोट कर लिया होगा कि अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी है ना, तो कोई भी पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। चलिए, आई होप आप सबका ये पेपर अच्छा गया होगा, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।